चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। कई दिन से हरियाणा जीके की क्लास ही नहीं हो पाई। आज वापस से अपनी हरियाणा जीके कंटिन्यू करते हैं और एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पूरा कर लिया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अलग अलग ज़िलों के कामकाज, औद्योगिक क्षेत्र में क्या कौन क्या कर रहा है, हमने पढ़ लिया था। एक क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हरियाणा में एक बहुत बड़ी कंपनी है नेस्ले। क्या ये हमारी है? विदेशी कंपनी है। स्विट्ज़रलैंड में इसका अपना कामकाज था। फिर उन्होंने सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बनाया, उन्होंने अलग अलग देशों में बनाया। जब किसी एक देश की कंपनी अलग अलग देशों में अपना कामकाज स्टार्ट करती है तो उस कंपनी को कहते हैं मल्टी नेशनल कंपनी। होती एक देश की है, फैल जाती है पूरे वर्ल्ड में। हम उसकी एक इकाई हैं। ऐसा नहीं कि नेस्ले हम ही बना रहे हैं। नेस्ले एक विदेशी आदमी ने, किसी ने स्टार्ट किया होगा, उसने जगह जगह यूनिट्स बनाई। हमारे यहाँ यूनिट उसने बना दी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, पानीपत के समालका में। वैसे ये सबसे पहले इंडिया में आए थे 1959 में, मोगा पंजाब। 61 में काम स्टार्ट किया। अपनी हम बात करें पानीपत की, तो हमारे यहाँ मेन काम स्टार्ट हुआ 1992 में, जब हमारी एक पॉलिसी बहुत बढ़ गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पानीपत का जब भी जिक्र आएगा तो कुछ नाम तुम्हें याद आते होंगे। पेट्रोकेमिकल हब, जिसमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बनते हैं। रिफाइनरी सलाया गुजरात से लेके मथुरा और यहाँ सोनीपत से निकल के पाइपलाइन के थ्रू पानीपत में रिफाइनरी लगाई गई। NFL तुम्हें याद आता होगा, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा लगाया। 79 में उसने किस चीज़ का, यूरिया का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। पानीपत में पचरंगा अचार तुम्हें याद आएगा, दरियाँ, गलीचे, गरम बेडशीट्स, कंबल वगैरह ना। तो पानीपत की खास पहचान ये सब है। बाहोली गांव बार बार पढ़ा था हमने, और तुम्हें 2 सन मैंने कहा था, याद रखना, 1998। लेकिन अगर ये नहीं मिला तो 1980 टिक कर देना, क्योंकि ये बाहोली गांव वाला वैसे तो 1998 अब है, लेकिन पुराने प्रीवियस ईयर में तुम देखोगे 1980 को मान्यता मिली हुई है। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करें, अगर अपने यहाँ सबसे ज़्यादा तरह तरह के इंटरनेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं वो हमारे गुरुग्राम में। गुरुग्राम का जब भी नाम आता है तो हमें मेडिसिन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल, इली लिली नाम का एक आदमी था अमेरिका का, विदेशों में जगह जगह काम किया। एक यूनिट हमारे यहाँ भी लगा दी। कहाँ पर? हाँ, आदमी जो इली लिली है ये अमेरिकन है, लेकिन इसने बेटा पूरे वर्ल्ड में अपनी इकाइयाँ बना दी। हमारी अपनी बात करें तो हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा था एक सन फार्मा नाम की कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स नंबर 1, उसने ही एक्वायर कर लिया था रैनबैक्सी को, जिसका हेडक्वार्टर हमारे गुड़गांव में था। तो ऐसे अगर विदेशी कंपनी है ना बेटा, तो वो किस देश की है बस इतना पता हो, उनका हेडक्वार्टर ना पता हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो दूसरे देश की हैं। उसने एक यूनिट आपके यहाँ लगा दी। जैसे इली लिली का नाम हमने लिया था, इस इली लिली नाम के एक व्यापारी ने, कोई रहा होगा किसी का, उसने अपना मेन कामकाज स्टार्ट किया अमेरिका। वो था अमेरिकन, लेकिन फिर उसने अलग अलग देशों में कामकाज स्टार्ट किया। ऐसा एक कामकाज उसने हमारे हरियाणा के गुड़गांव में भी कर दिया। तो उसका संबंध बस एक हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह है। फिर हमने पढ़ा था हमारे यहाँ बहुत सारी गुड़गांव में BPOs हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें हमारी TCS तो हमारी ही है ना। एक IBM थी अमेरिका की बड़ी कंपनी। तो ये सब हमने पढ़ लिया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा बेटा, उनको ये कब ऐप पे मिल जाएगा। बाकी आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जितना मुझे याद है, मैंने लास्ट क्लास में शायद 35 पेज पूरा कराया था, एक बार देख लो, है ना। इस बीच में मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बारे में बताया था, तुमने लिखी भी होंगी वो चीज़ें, ठीक है। अब धीरे धीरे तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें ना फैक्चुअल इकट्ठे होती जा रही है, नई नई। आज हम पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी ये नहीं पढ़ाती, अगला एक तो थोड़ा सा पढ़ाती हूँ एजुकेशन के ऊपर। आजकल तुमने देखा UGC का बड़ा कलेश छिड़ा हुआ है, कल उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, पर आज थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं अपनी। एजुकेशन का देखो टॉपिक कहाँ पर है, 78 पेज बता रही हैं वो, 78 पर है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन एंड हेल्थ, पेज नंबर 79, 15वां टॉपिक है नई बुक में। पुरानी में भी देख लो, एजुकेशन एंड हेल्थ सब में एक जैसा ही था। अब किताब को छोड़ के बोर्ड पे देखो, 2 शब्द बड़े कीमती दिखाई दे रहे हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। क्या एजुकेशन का संबंध हेल्थ से भी है?
हाँ, एजुकेटेड अगर समाज हो, सोसाइटी हो, तो उन्हें अपने हेल्थ के भी अकल रहेगी। क्या खाना है, कितना वातावरण कैसा होना चाहिए, वायु की गुणवत्ता क्या है, अकल होगी ना इंसान को। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो हेल्थ का ध्यान कम रखेगा। तुम कहोगे लेकिन पहले तो लोग बहुत जीते थे, तो बेटा वो तो बाय चांस था कि पोल्यूशन नहीं था, एडवांसमेंट नहीं थी, एडवांस उस तरह का लाइफस्टाइल नहीं था। लेकिन हम ये मानते हैं कि हेल्थ का संबंध कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से है, क्योंकि हाथ साफ करना, शरीर को साफ रखना, दिमाग के विचार साफ रखना, ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं हेल्थ को एजुकेशन कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ देखते हैं। जो सही में पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो 90% चांस है कि वो हेल्दी भी रहेंगे। अब कोई मूर्ख ही है जिसने बस नाम की पढ़ाई की है, उसका क्या करें। अदरवाइज पढ़ाई आपको सिखाती है कि मुझे किस हद तक क्या चीज़ मेरे शरीर के लिए ठीक है और क्या ठीक नहीं है। हम पहले इसके ऊपर बात करते हैं। पढ़ाई, कुछ लोग कहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाने की क्या जरूरत है। बेटा इंसान इंसान बनता है पढ़ाई के बाद, नहीं तो एक इंसान में और एक जानवर में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रकृति ने हमें भी जानवर की श्रेणी में रखा हुआ है, हमें प्रकृति कोई अलग इंसान नहीं मानती। पर किताबों को पढ़ के हमने जो पहले संचित की हुई बातें हैं ना, उनको सीख लिया, तो हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। एक भैंस को चाहे 10 साल बाद हो चाहे 20 साल पहले, शुरुआत जीरो से, उसकी बुद्धि भैंस जितनी ही है। लेकिन तुम जिस पीढ़ी के हो, जिनका जन्म खासकर 2005 के बाद हुआ, तुम लोगों के पास बेटा सबसे ज्यादा सीखने के साधन हैं। इसलिए तुम्हारी जो पीढ़ी है, जो आज जवान है, ये आज से 50 साल पहले जो जवान थे उनसे बहुत तेज है, क्योंकि तुम लोगों ने पुराने लोगों की ज्ञान से अगला स्टेप उठाया। उतना तो तुम्हें आ ही गया। तो पढ़ाई लिखाई की जब भी बात करें, जब हम अलग हुए, हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो हमें दिक्कत आई, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का अपना कामकाज नहीं था। हम 1969 के नवंबर में अलग हो गए। मार्च में बच्चों के पेपर थे। अब हमारे पास कोई साधन नहीं, पेपर कौन कंडक्ट कराएगा, ना कोई पैसा ना कुछ, क्योंकि सब कुछ पहले किसके अधीन था, पंजाब के ना। तो हमने 1969 में अलग होके सबसे पहला कामकाज किया। 1970 में हमने अपने लिए एक बोर्ड बनाया कि भाई हमारे बच्चों का पेपर कौन लेगा। तो बोर्ड बनाया गया, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नाम रखा गया, HBSC। 69 में एक्चुअली ये बना था, 70 में इसने पहली बार कामकाज प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। 66 में जब आप अलग हुए ना, तो 67 में पंजाब ने हमारी मदद की, 68 में, 69 आते आते हमें लगा कि यार किसी की मदद कितने दिन लेंगे, फाइनली अपना काम खुद करेंगे। तो 1969 में हमने अपना HBSC बना दिया। फिर इसने अगले साल का पहला पेपर लिया, पहली बार जो इंडिपेंडेंट पेपर लिया 1970 में। जो मार्कशीट आई उस पर लिखा हुआ आया ऊपर HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो पहली बार ये बोर्ड जब हमें लिखित में दिखाई दिया, वो 70 था। सर्टिफिकेट से मिलता है ना बेटा 10वीं 12वीं का, ऐसे 69 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। पर जो इसने सबसे पहला बड़ा काम किया वो 1970 में किया, और इसने सबसे पहले जो एजुकेशन का सर्टिफिकेट दिया वो 10वीं क्लास को दिया। 8वीं 5वीं 12वीं एकदम से सारा काम सिर पे नहीं लिया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। तो 70 में HBSC ने सबसे पहले 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने का जिम्मा उठाया कि भाई यहाँ यहाँ सेंटर बनेंगे, ये लोग जाएंगे, इनकी ड्यूटी होगी, यहाँ से कागज छपेगा, काम तो होते ही है बेटा बोर्ड के। इसने 10वीं क्लास का बोर्ड ले लिया 1970 में। यानी आपने 66 में अलग होकर 67, 68, 69 3 साल किसके अंडर रह के काम किया, पंजाब। पंजाब का अपना बोर्ड, हर स्टेट के अपने बोर्ड होते हैं, ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, जिसे कहा जाता है समवर्ती सूची। इसमें बेटा ये मेंशन है कि सबको अपने राज्य की एजुकेशन पे काम करने का हक है। तुम चाहो तो अपने राज्य की कॉपी कर लो, देश की मना नहीं कर रहे, लेकिन सब अपने अपने राज्य में कर सकते हैं। तो हमने इस पे काम किया। 3 साल तक हम पंजाब के अंडर रहे। 67 वाले बच्चे जो पास आउट थे हरियाणा से निकले, लेकिन उनके पे हरियाणा बोर्ड वाला पूरा प्रॉपर काम नहीं हुआ। फिर ऐसे 70 में जो बोर्ड की क्लास आई 10th की, उसके ऊपर मार्कशीट के ऊपर हमारा नाम आया। फिर हमने 1976 में 6 साल बाद हमने कहा हम 8th के पेपर भी कंडक्ट करा लेंगे। जितनी बेटा क्लास छोटी होगी ना उतना काम ज्यादा होगा, क्योंकि 10वीं पहले बहुत कम लोग करते थे, 8वीं लोग उससे ज्यादा करते, 5वीं और लोग करते होंगे। फिर 1981 में हमें फील हुआ कि हमारा जो HBSC का हेडक्वार्टर हम अपनी राजधानी में लेके बैठे थे, पूरे हरियाणा से वहां जाते कागज कामकाज, तो कहा यार बहुत टाइम लगता है,
राज्य के बीच सी में ले आओ ताकि सबको आना जाना बराबर का पड़े। तो हम 81 में इसको उठा के शिफ्ट करके और अपने भिवानी, इसलिए बहुत लोग भिवानी बोर्ड भी कह देते हैं। भिवानी का अपना बोर्ड थोड़ी ना है, लेकिन वो नाम पड़ गया, लोकल आदमी की जबान पे चढ़ गया भिवानी बोर्ड। एक्चुअली भिवानी में HBSC का, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था, जो पहले कहाँ था। फिर इसका कुछ समय बीता, 1987 में पहली बार हम लोगों ने 12th के एग्जाम अपने HBSC ने लिए। तो देखो अलग तो हुए थे हम लोग 66 में, लेकिन हमने बोर्ड बनाया 69 में, फिर उसने बोर्ड ने पेपर लिया 70 में, फिर 76 में, फिर 81 में उठा के ले आए अपने भिवानी, और 87 में पहली बार 12वीं का। अब हम 8वीं भी अपने ले रहे हैं, 10वीं भी, 12, मतलब इंडिपेंडेंट बन गए। फिर बेटा 3 साल बाद 1990 में हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हम 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे वोकेशनल एजुकेशन पढ़ते हैं, जिसमें कि करियर जल्दी बनने के चांसेस होते थे। अब तो उतना ध्यान नहीं देती सरकार। वोकेशनल हमने एजुकेशन स्टार्ट कर दी कि बच्चा अपना इंडिपेंडेंट बन जाए, बजाय वो कॉमन BA BSc BCom करने के। वोकेशनल 4 साल बाद 1994 में हमने स्टार्ट की अपने हरियाणा में ओपन, हरियाणा ओपन स्कूलिंग, HOS, कि भाई जिन बच्चों ने किसी कारण से घर के हालात खराब थे, फेल हो गए, शादी हो गई, नहीं पढ़ पाए, तो उन लोगों के लिए हरियाणा ओपन स्कूलिंग स्टार्ट कर दी 1994। इसके बाद बेटा हमने एक ब्रेक लिया, फिर हमने कहा ठीक है जो हो गया इस पे काम करो। फिर 2000 ये लगा लो 6-7 वाले टाइम पर हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। हम क्या, देश लेकर आया कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे कहते हैं CCE। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हर क्षेत्र में संपूर्ण, जिसमें कि बच्चे का भागना, दौड़ना, बोलना, कॉन्फिडेंस, खड़े होना, बैठना, सब चीजें गिनी जाएंगी। यानी बच्चे की एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमने काम किया, और 2006-7 ऐसा करने वाले हम इस देश का फर्स्ट स्टेट बने। हम पहला राज्य हैं जिसने बच्चे के सर्वांगीण विकास पर काम किया। वो दिखाने का भी हमें, लेकिन ऐसा बताना है कि हम पहले हैं जिसने होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास पर काम किया। इसके बाद बेटा धीरे धीरे देश आगे बढ़ता रहा, हम भी आगे बढ़ते रहे। 2009-10 के आसपास हम अपने इसमें एजुसेट ले आए, एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, कि क्लास पढ़ाएंगे एक जगह, दिखेगी बहुत सारी जगह। जैसे आज हम ICS की बात करें, अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन नारनौल में, झांसी में, UP MP राजस्थान कहीं भी क्लास दिख सकती है। तो ये सरकार ने स्टार्ट किया था काम 2009-10, लेकिन इसका रिजल्ट सरकार निकाल नहीं पाई थी। क्या ये सारी कहानी समझ में आ गई। अभी HBSC ने अपना नाम बदल दिया, 2 साल हो गए। HBSE बोर्ड पे देखो, इसने अपना नाम कर दिया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। सबका नाम है बेटा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी एक बोर्ड जो स्कूल के पेपर कंडक्ट कराता है, तो सबका नाम है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हमने इसके पीछे लिख लिया हरियाणा, क्योंकि बोर्ड तो बिहार UP किसी का भी हो सकता है, तो हमारे का नाम पड़ गया BSEH। पहले क्या बोलते थे हम, HBSC। हमने उस हरियाणा को उठा के पीछे एडजस्ट कर दिया कि हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है हरियाणा का, तो हरियाणा पीछे चला गया। क्या ये बात समझ में आ गई। ये हमने 2021-22 के सेशन में स्टार्ट किया कि अब उसके ऊपर लिखा जाएगा BSE, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, फिर कॉमा लगा के अपना नाम कि हम हरियाणा के हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं अब पेज नंबर 78 पर, एजुकेशन एंड हेल्थ। पहला पॉइंट पढ़ो, भाषाई आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966। टिक कर लो भाषाई, हम लैंग्वेज के बेसिस पर बने हैं। कौन सी लैंग्वेज के बेसिस पर हमारा गठन हुआ, हिंदी। हम हिंदी स्पीकिंग स्टेट में है ना। देश में कितने राज्य प्रॉपर हिंदी बोलते हैं, 10 राज्य। कौन कौन से, पहाड़ों से स्टार्ट करो, कश्मीर छोड़ दो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, UP MP, और आगे छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। ये टोटल एक बेल्ट है जिसे कहते हैं हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, या हिंदी बोलने वाले राज्य। 44% आबादी आपकी हिंदी बोलती है। 70% इंडियन कहते हैं हम या तो फर्स्ट या सेकेंड लैंग्वेज हिंदी को मानते हैं, 70%। प्रॉपर 44% कहते हैं हमारी पहली भाषा हिंदी है। उसमें राजस्थान भी आता है, हरियाणा भी, UP भी, बिहार भी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, हम सब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं बेटा। नेक्स्ट पढ़ो, पूर्ण राज्य बनने से पहले यहाँ केवल 20% जनसंख्या साक्षर थी। तो तुम्हारी टोटल लिटरेसी का रेट कितना था, 20%। यानी बेटा 100 में से 20 आदमी बड़ा 80 अनपढ़ थे हम। और ये साक्षर कौन थे, जो वो दूसरी तीसरी चौथी पढ़ गए, जिनको बस पढ़ना आता था।
तो 20%। परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार, पढ़ लो बस, हरियाणा की साक्षरता दर, अब अंडरलाइन करो, अब हम 75% थे लास्ट टाइम। पुरुष हमेशा 9 बढ़ाने हैं, महिलाएं 10 घटानी है। तो पुरुष 84, महिला 65, बस मेन कर लो, पुरुष 84, महिला 65, एवरेज 75। जब तुम अलग हुए तो हम कितने पढ़े लिखे थे? 20%। हरियाणा को साक्षरता की दृष्टि से देश में 22वां स्थान प्राप्त है। बहुत पढ़े लिखे सभी हैं बेटा, 75% हमारी एवरेज है। हम सबसे पीछे हमारा बिहार है, और सबसे आगे अगर बात करें तो केरला का तो बहुत सालों से 90% प्लस था, 100% मानते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम है, सबको पता है ये बात, और सबसे कम पढ़ा लिखा मेवात। लेकिन इन दोनों का उल्टा परफॉर्मेंस है मेल फीमेल में। सबसे बढ़िया मेवात 907 और ये गुड़गांव 854, सबसे कम। तो ये टिक कर लो, सर्वाधिक साक्षरता गुड़गांव, साक्षरता दर 84%, न्यूनतम साक्षरता मेवात 54%, 30% का फर्क है, जबकि दोनों बिल्कुल बेल्ट में पास हैं। दक्षिणी हरियाणा ही तो है दोनों, रेवाड़ी पुलिस रेंज में आते हैं ना दोनों। नेक्स्ट देखो, राज्य में स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, अंडरलाइन करो, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहां लिख लो HBSC। नाउ अब नाम लिख लेना, क्या है अब इसका नाम? BSE, हाँ H पीछे कर लेना। नाउ BSE बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कॉमा हरियाणा, अब ये हमारा नाम है। वही है, कुछ नहीं, अक्षर आगे पीछे कर दिया बेटा। HBSC था पहले, ये रहा, अब क्या कर दिया? BSEH। ये देखो, ये बीच के तो एज इट इज हैं, ये रहा, ऐसे के ऐसे हैं, इसको उठा के पीछे ले आए बस। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा अब हमारा नाम है। चलो पढ़ो इसको आगे। की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में, अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर कब लिया इसने पहला? 70 में। बना कब था? 69 में। 81 में भिवानी स्थानांतरित, ये भी अंडरलाइन करो, 81 में भिवानी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने सबसे पहले, अंडरलाइन करना, 10वीं 70 में ली परीक्षा, और माध्यमिक परीक्षा यानी 8 तक की 76 में, 876 में, 12वीं 87 में, वोकेशनल 1990 में, ओपन स्कूल 1994। यहां लिखो हरियाणा ओपन स्कूल, HOS, हरियाणा ओपन स्कूल। इसको पेपर कौन किसको ये रोल मॉडल मानता है, किस जैसे काम करता है? HOS, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये पूरे देश का है बेटा। जैसे हम NCERT को फॉलो करते हैं, SCERT वाले, ये हमारी स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम करती है। ऐसे NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ऐसे ही हम काम करते हैं HOS पे, हरियाणा ओपन स्कूलिंग पे। नेक्स्ट पढ़ो, हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम आया 2006-7। 6 के पास लिखो बालिका वर्ष, जिस साल बालिका वर्ष था उसी साल तुमने सेमेस्टर सिस्टम शुरू कर दिया, बालिका वर्ष। ग्रेडिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, CCE फुल फॉर्म देखो, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें तुम लगातार बच्चे के ऊपर नजर रखते रहे, और हर महीने बच्चे के पेपर होते हैं, फॉर्मेलिटी सही लेकिन करते हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, भारत का पहला राज्य, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, हम इंडिया के पहले हैं जिसने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे काम किया 2006-7 में। सेमेस्टर सिस्टम आया था तब हमने स्टार्ट कर दिया था। बालिका वर्ष है 2006। नेक्स्ट थोड़ा सा बता दूं पहले, इसके बाद पढ़ाती हूँ। 2 इंपॉर्टेंट स्कूल चलते हैं बेटा इस देश में, एक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसका नाम हमने कर दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री। पहले इसी का नाम था HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। हमारे देश में सबसे जवान PM कौन था? उन्होंने ना, पहले नाम यही था, 1985 में उन्होंने कहा नाम बदल दो, उनकी माताजी 84 में मर्डर हो गया, 85 में उनकी जब सरकार आई तो उन्होंने कहा अब सिर्फ शिक्षा मत रखो, इसका नाम रखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी इंसान को एक रिसोर्स मानो और उसके विकास के लिए काम करो। इसी को कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी मनुष्य को संसाधन मान के उसके विकास के लिए काम करेगी ये मिनिस्ट्री। अब मोदी जी ने इसका नाम फिर से बदल दिया, इन्होंने कहा नहीं वापस से वही नाम कर दो, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। बेटा नाम बदलने से क्या ही फर्क पड़ता है, मेन काम है इंसान की भलाई करना। तो HRD मिनिस्ट्री का ही अब वापस से नाम क्या हो गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री। पहले भी इसका एजुकेशन मिनिस्ट्री था, ये किस PM ने करवाया था? राजीव गांधी।
इसने ना बेटा 2 तरह के स्कूल्स मेन चला रखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, एक उन लोगों के लिए जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, केंद्रीय विद्यालय, जिनके पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है, फॉर एग्जांपल किसी बैंक एसबीआई में है, तो कभी यहाँ कभी मुंबई का एसबीआई, कभी कलकत्ता का, इससे पूरा परिवार प्रॉब्लम में आएगा। चलो सरकार कहती है हम सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को क्वार्टर्स दे देंगे, वहीं रह लेना, लेकिन प्रॉब्लम है उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और इनके ट्रांसफर एग्जैक्टली अप्रैल में थोड़ी ना होते हैं, नए साल की शुरुआत में बच्चे के कभी नवंबर में जाना पड़ गया, कभी सितंबर में, कभी जनवरी में। तो फिर ऐसे बच्चों को ध्यान में रख के कहा कि जितने पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, बेसिकली जिन लोगों के ट्रांसफर्स होते हैं, उनके बच्चों के लिए हम एक नए तरह के स्कूल लेकर आ रहे हैं और एक संगठन बना रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो पूरे ऐसे स्कूलों पे अपनी नजर निगरानी रखेगा कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा हो। इनमें फीस रखी जाएगी कम, सरकारी से ज्यादा होगी लेकिन होगी कम, इतनी नहीं होगी कि आपकी जेब पे भारी पड़े। यहाँ के टीचर्स अलग से रिक्रूट किए जाएंगे, ये नॉर्मल टीचर नहीं है कि कोई भी आ जाएगा, इसकी संस्था इनका रिक्रूटमेंट करेगी, उसमें पेपर भी कई उसमें लेगी, फिर इंटरव्यू होगा और इन टीचर्स की जॉब भी ट्रांसफरेबल ही रहेगी। एक बार अगर आप दिल्ली में केवीएस में हैं तो हो सकता है 4 साल बाद आप केरला के केवीएस में हो, 3 साल बाद आप असम के केवीएस में हो, यानी टीचर्स भी घूमते रहते हैं और बच्चे भी। एक अच्छी बात क्या है कि इस तरह के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को रियल में, जिसे हम कहते हैं इंडिया, उसके दर्शन हो जाते हैं। इन स्कूलों में एक क्लास में किसी एक जात के बच्चे नहीं होते कि हमारा डोमिनेंस है। यहाँ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब मिलेंगे। यहाँ आपको हरियाणवी बोलने वाले भी मिलेंगे, ओडिसी भाषा बोलने वाले मिलेंगे, मराठी भी, क्योंकि बेटा ट्रांसफर हो रहा है ना उन लोगों का। तो ये एक तरह से प्रॉपर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले स्कूल हैं। यहाँ के टीचर्स पहले तो पेपर लीक नहीं थे तो एक स्टैंडर्ड से लिए जाते थे, अब तो पेपर लीक है और हर जगह भ्रष्टाचार है। इनके जो टीचर्स होते थे ना बेटा और जो बच्चे, इनमें सबसे ज्यादा काम किया जाता था को करिकुलर एक्टिविटीज पर, इसीलिए यहाँ डिबेट, पोयम और डेक्लामेशन, एक्सटेम्पोर स्पीच ऐसे बहुत काम करते थे। केवीएस इस देश में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वालों में नंबर 1 पर रहा करते थे और ये सरकारी स्कूल हैं, लेकिन सरकार की अलग मिनिस्ट्री इनको चलाती थी जिसका नाम क्या था? कुछ लोगों ने कहा कि जी हमारा ट्रांसफर तो नहीं होता, लेकिन हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हम गरीब हैं लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा माहौल चाहिए, ये इंटेलिजेंट है। तो फिर ऐसे लोगों को ध्यान में रख के जवाहर नवोदय विद्यालय समिति बनाई गई बेटा, JNVS, ये भी संगठन है वो समिति, और कहा कि ये समिति काम करेगी आपके स्पेसिफिक स्टेट में, और हर स्टेट में ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जिनको पैसा HRD मिनिस्ट्री से अलग से मिलेगा, और HRD मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पे काम करती है, ये स्टेट मिनिस्ट्री नहीं है। इनमें क्या खास रखा गया? इनमें इस ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं, नौकरी से कोई मतलब नहीं, ये देखते हैं कि बच्चे की पहली प्रायोरिटी होती है कि वो ग्रामीण परिवेश का हो, प्लस वो प्रतिभाशाली हो, यानी वो बुद्धू ना हो। जैसे ना बेटा कुछ लोग गॉड गिफ्टेड ही मूर्ख होते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होशियार होते हैं, भगवान की देन, प्रकृति। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सुना और सीख गए, कुछ ऐसे होते हैं 50 बार समझाया तब भी अकल में नहीं आया। तो ये कहा कि सबको बराबरी पे नहीं रख सकते। अब तुम कहो हर जगह बराबरी, तो नहीं बेटा, हर किसी को बराबर माहौल देने पे भी बराबर रिजल्ट नहीं आएगा। तो इन्होंने 2 चीजें रखी अपने दिमाग में कि हम पहली प्रायोरिटी से गांव से बच्चे लेंगे और दूसरा वो प्रतिभाशाली होंगे। अब कैसे पता? हर कोई कहेगा मेरा प्रतिभाशाली है, तो कहा हम टेस्ट लेंगे भैया। उस टेस्ट में आज से नहीं, आज से 20-30 साल पहले, जब ये 40 साल पहले स्टार्ट हुए, तब से कॉम्पिटिटिव पेपर होता है। 5वीं क्लास बच्चे ने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ी हो, उसके फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म फिल करना होता है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल की स्टैंप, मोहर और सिग्नेचर कि भाई हाँ इस स्कूल में पढ़ा हुआ है। फिर उसका पेपर होता है बेटा, अभी होता है जनवरी-फरवरी में ही। उस पेपर में फिर आपके नंबर लाने पड़ते हैं आपको। इसमें आपका जैसे हिंदी आती है, पैराग्राफ आएगा, गद्यांश जैसे तुम्हारे नहीं आते अपठित गद्यांश, फिर ऐसे इंग्लिश का पैराग्राफ होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगी, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स टाइप के भी डाल देते हैं, मान लो कुछ नया चल रहा है। एक तरह से बच्चे के अंदर कितनी जागरूकता है इसको टेस्ट करते हैं। और ये अब मुझे नहीं पता, पहले तो 120 नंबर का हुआ करता था। जो बच्चे टॉप में रहेंगे, कॉम्पिटिटिव पेपर है MCQ तुम्हारे जैसा सा, उसमें जो बच्चे टॉप में हैं उन लोगों के फिर रिजल्ट निकलता है, उसमें नाम है। तो पेरेंट्स को कुछ नहीं करना, 6ठी क्लास में बच्चा आ गया, उसके सिर्फ बेसिक चीजें स्कूल में लेके जानी है, एक बैग में भर के, स्कूल सब कुछ खुद देगा। उसको रहने के लिए कमरा, कमरे में एक कमरे में कई बेड्स डले होते हैं, वहीं पे उसको पढ़ने के लिए टेबल चेयर जो भी मिलेगा, और वहीं पे उसका स्कूल है, कोई रुपया नहीं लगेगा।
उसको वर्दी मिलेगी, उसको तीनों टाइम का खाना मिलेगा, स्पोर्ट्स खेलने के लिए उसको ग्राउंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपका बच्चा घर नहीं आएगा क्योंकि ये फुली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं और यहाँ से बाहर नहीं जाना। बाहर आएंगे जब छुट्टियां होंगी, जब वो अलाउ करेंगे, तब 5 दिन 10 दिन जितने की ऊपर से लीव मिलेगी बच्चों को उतना वो घर जाएंगे। बाकी बेटा ज्यादातर समय वो स्कूल में रहेंगे। पेरेंट्स भी ये नहीं मुंह उठा के चले गए बच्चे से मिलने, एक टाइम डिसाइड किया जाता है, एक दिन, उस दिन पेरेंट्स को आजादी दी जाती है, वो आके अपने बच्चे से मिल सकते हैं। तो ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल हैं और ये बचपन में बच्चे को नहीं लेते, ये लेते हैं 6ठी से और 12वीं तक। पर बीच में ना कुछ लोग स्कूल को छोड़ जाते हैं, तो इन्होंने एक बैरियर खत्म कर रखा है कि बीच में एक बार 9वीं क्लास में हम और बच्चा अगर कोई आना चाहे पेपर के थ्रू, कॉम्पिटिटिव पेपर लेंगे, उसको भी ले लेंगे, क्योंकि कई बच्चे 8वीं करके निकल जाते हैं। तो ये तरीका है, ये गांव के प्रतिभाशाली बच्चे, और इसमें एक कहा 33% कोशिश करेंगे हम गर्ल्स को लें, क्योंकि लड़कियां अगर प्रतिभाशाली हैं और गाँव में रहती हैं तो पेरेंट्स बहुत बार पढ़ाते नहीं हैं। इसका टारगेट अलग क्राउड है, इसका टारगेट अलग क्राउड है। ये है ट्रांसफरेबल जॉब वालों के लिए, जिनके माँ या पिता या तो बैंक में नौकरी करते हैं या रेलवे में या फौज में, वो सीपीओज में हैं, कोई आईटीबीपी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, तो फिर बेटा उनके लिए ये बेस्ट है। पर अब पता है क्या हो गया, अब केवीएस का स्टैंडर्ड गिर गया क्योंकि पेपर लीक होते हैं, कोई भी बेवकूफ उठ के और वहां पहुंच जाते हैं टीचर बन के, तो बहुत सारे फौजी बंधु अपने बच्चों को इससे निकाल रहे हैं और उनके पास ऑप्शन क्या है, जैसे एयरफोर्स का अपना स्कूल है, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल, ऐसे ही आर्मी पब्लिक स्कूल हैं बेटा, एपीएस, ऐसे सबने ना अपने अपने बना लिए, लेकिन इनमें ना रुपए ज्यादा लगते हैं। तो फौज की आपको पता है ना 3 विंग मेन है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने अपने अपने स्पेसिफिक अपने क्राउड को ध्यान में रख के अपने स्कूल भी डेवलप कर लिए। उनमें थोड़ा स्टैंडर्ड और ज्यादा है, अंग्रेजी पे ज्यादा कोशिश करते हैं, मैथ साइंस पे ज्यादा कोशिश करते हैं। बाकी जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं ना, वो आपको मिलेंगे हमेशा केवीएस में, और जो ग्रामीण प्रतिभाशाली हैं, काबिल हैं, वो अपने ही राज्य के जेएनवी में चले जाते हैं। दोनों समझ में आ गए? हम हरियाणा में केवीएस भी चला रहे हैं और हम हरियाणा में जेएनवी, दोनों को रुपया किस मिनिस्ट्री से मिल रहा है? और एचआरडी का मोदी जी ने नाम वापस क्या कर दिया? बीच में 40 साल नाम बदला रहा, किस पीएम ने बदला था? ठीक है, अब आ जाओ बुक के पेज नंबर 78 पर ही, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस, यहाँ शॉर्ट में लिख लो, केवीएस 1962 में बने थे ये, पंडित नेहरू के टाइम पे, लिख लो पंडित नेहरू। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है तो ये सब जगह, लेकिन हेडक्वार्टर एक है दिल्ली में। अंडरलाइन करना, मानव संसाधन मंत्रालय, लिख लो नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब इसका नाम मोदी सरकार में वापस शिक्षा मंत्री कर दिया, पहले एचआरडी था। हरियाणा में 36 केवीएस है, अंडरलाइन कर लेना। ये बढ़ और घट सकते हैं बेटा, एग्जैक्टली कोई आंकड़ा ऐसे नहीं होता, क्या पता पेपर तक 4 बंद कर दें, क्या पता 2 और खोल दें, तो ये ऐसे पूछेंगे नहीं, एक आइडिया है बस ये। नेक्स्ट पढ़ो, सर्व शिक्षा अभियान। ये तुम्हें पता है सर्व शिक्षा अभियान? एक पेंसिल सरकारी स्कूलों की किताबों में आगे एक बच्ची और पीछे एक बच्चा, नीचे लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़े, ये नारा था इसका। जैसे एक कदम स्वच्छता की ओर, किसका नारा है? स्वच्छता अभियान का। ऐसे ये नारा नई सदी में चला था बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब। ये टिक कर लो, सर्व शिक्षा अभियान, यहां लिखो SSA, नवंबर 2000 में चला था। उद्देश्य 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना, सर्व शिक्षा अभियान। मौलिक शिक्षा की बात करता था, 1ली से 8वीं क्लास, लिख लो यहां 1st to 8th क्लास, 1ली से 8वीं क्लास। इसका संचालन किसने किया अपने हरियाणा में? हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा। अब ये उतना फेमस नहीं है क्योंकि बेटा वो अब नई चीजों में मर्ज कर दिया। मिड डे मील, मिड डे मील सबको पता है? बताओ सबसे पहले मिड डे मील किसने शुरू किया था? हाँ, मिड डे मील बेटा 1925 में, अंग्रेजों से पहले। हमारी कहाँ बटी थी? नाम देखो, मिड मतलब आधा दिन, मिड डे की मील है, खाना है, मिड डे मील यानी आधे दिन का खाना, जिसको हम लंच कहते हैं, कुछ लोग उसको तफरी कहते थे, कुछ छुट्टी, आधी छुट्टी, इस तरह की बातें करते थे। ये क्यों जरूरी फील किया गया? क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे जिनकी माएँ खुद लेबर क्लास की थी, सुबह बिना बच्चों को खाना दिए अपना चली गई,
क्योंकि उनको तो काम पे जाना था, और बच्चे उठे भूखे हैं। वो उनको नहाना धोना वैसे भी नहीं बिता आधे बच्चे, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता, भाई गर्म पानी नहीं है, कपड़े नहीं है। तो क्या करते हैं, जो पहने कपड़े ना उस पर अपनी एक वर्दी की, क्योंकि सरकारी स्कूल का क्राउड है सारा, वो सरकारी वर्दी मिली, पहनी और अपना पहुंच गए। अब स्कूल चले गए, टीचर पढ़ा तो दे पर उस बच्चे को भूख लगी हुई है। अब उसकी माँ तो शाम को आएगी 7-8 बजे, तो बच्चा भूखा, भूख से उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। तो सरकार ने फील किया कि चलो उनके माँ बाप जैसे भी हैं, हम उनको तो कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हम यहाँ इनको खाना दे दें, और आधे दिन में खाना दे दें। जब बच्चों के लगभग 11 बजे के आसपास, जब वो हाफ डे 11 साढ़े 11 बजे जब आधी छुट्टी होती है, तब खाना बांट दें। तो नाम रखा गया MDM, मिड डे मील। वैसे तो ये 1925 में अंग्रेजों के टाइम में हो गया था। मद्रास एक रियासत थी, राजा की प्रॉपर्टी। लेकिन अपनी बात करें, हमने ये लॉन्च किया था 15 अगस्त 1995। PV नरसिम्हा राव, हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में हेलीकॉप्टर में पहले उन्होंने 15 अगस्त पे झंडा तिरंगा फहराया लाल किले की प्राचीर से, फिर वो वहीं से रवाना हुए और हेलीकॉप्टर में बैठ के हमारे हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक सरकारी स्कूल के पास उतरे। वहां से स्कूल में गए, 15 अगस्त को छुट्टी होती है हमेशा स्कूलों में, वो स्कूल खोला गया, वहां बेटा खाना बनाया गया था। और फिर हमारे PM ने, मुझे अभी भी ध्यान है, तब मैं भी 8th में थी, टाट पट्टी पे बैठ के उन्होंने खाना खाया। ये पिक्चर उनकी उस टाइम पे, जिसको वायरल बोल सकते हैं, हर न्यूज़पेपर में उनकी वो फ्रंट पेज पर फोटो आई कि वो बैठ के खाना खा रहे हैं। साइड में सरकारी स्कूल, लड़कियों का स्कूल था, वो बैठी हुई थी, और कहा कि आज लॉन्च कर दिया मिड डे मील प्रोजेक्ट, हर स्कूल को फॉलो करना है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट देश ने लॉन्च किया, स्टेट इसको लॉन्च करेगी तो कुछ समय तो ले ही लेगी ना, एक आधा साल, फिर पूरे देश में लॉन्च कर दिया। और आज हम ये प्राउड से कहते हैं कि शायद हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम होंगे जो अपने बच्चों को इस तरीके से मुफ्त में खाना देता है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के दे दिया, इसके लिए बेटा न्यूट्रिशनिस्ट रखे गए और उन्होंने ना प्रॉपर डाइट, कि भाई डाइट चार्ट बना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब मिले। इतना तो तुम घर पे नहीं सोचते होगे जितना उन्होंने सोच के खाने का तरीका। इसमें जब मैं स्कूल में जॉब में थी तो एक दिन राजमा चावल आता, एक दिन छोले चावल, एक दिन हलवा और काले चने, हाँ ये आया करते थे, पूड़ी और ये। लेकिन उनकी बेटा शक्ल बहुत गंदी होती थी, देख के उनको खाने का मन नहीं करता था, क्योंकि ज्यादातर दिल्ली में तो ये था कि ये ना पीछे से बना बनाया आता था, NGOs का काम था। इसमें इतना घपला करने लग गई सरकार, इतना घपला, NGOs भी, क्योंकि पता है क्या है, स्कूलों में ना हमेशा बच्चे जितने नाम लिखाते हैं उसके आधे भी नहीं आते। अगर स्कूल में नाम लिखा है 800 बच्चों का, तो आप डेली बेसिस पे मान के चलो 350 से 400 आ गए तो बड़ी बात है। 50% बच्चा आना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, इतने आते नहीं है। लेकिन इतने दिखाए नहीं जा सकते, अगर इतने दिखाएंगे ना तो स्कूल के बड़े लोगों पे कार्यवाही होगी कि क्यों नहीं बच्चे आ रहे हैं। तो इसको क्या किया जाता था, पहले इसको 350 की जगह दिखाया जाता था कि भाई 650 से 700 बच्चा आया, थोड़ा बहुत एब्सेंट हो गया। अब खाना उतरता था अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि कागजी कार्यवाही तो भैया कागजों से तो होगी, तो खाना मप के उतरता था कि एक बच्चे को इतने ग्राम, वो पहले से डिसाइडेड था पुराना पीछे से कि इतने ग्राम एक बच्चे को मिलेगा 5वीं तक, फिर 8वीं तक इतना, शायद 220 या 230 ग्राम हुआ करता था। अब यूँ एक एक का चमचा तो कैसे मापे, पर ना उसमें जो कंटेनर आते थे ना, वो वेइंग मशीन थी हर स्कूल में, उस पर रख के देखते भाई इतने किलो का है, इतने बच्चों में बढ़ जाएगा। तो अब खुद सोचो, इतने बच्चे तो हैं नहीं, अब वो उतार के चले गए। तो बाद में फिर क्या हुआ कि स्कूलों ने, इन्होंने आपस में डील कर ली, भाई दिखा इतना देंगे, बच इतना जाएगा, उसमें भी गड़बड़ियां होने लगी। फाइनली अगर हम देखें तो हाँ, उन बच्चों को फायदा हुआ जिनके घर में रोटी नहीं बनी थी, उनको तो बेटा वो अमृत समान लगेगी ना। पर कई बार क्या हुआ, कहीं छिपकली निकल आई, कहीं कीड़े निकल आए, तो ऐसी कई कार्यवाहियां भी हुई जहां बच्चे बीमार भी हो गए। पर फिर भी अगर हम देखें एक फाइनल रिजल्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनको सच में भोजन की व्यवस्था नहीं है या ज्यादा गरीबी है। तो हम इसको एक प्रोजेक्ट को पॉजिटिव मान के पढ़ाते हैं कि मिड डे मील अच्छा प्रोजेक्ट है। पढ़ के देखो, मिड डे मील कार्यक्रम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरुआत, अंडरलाइन कर लो, 15 अगस्त 1995। यहां लिखो PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। हाँ बेटा, तो हर स्कूल में है, मिलता है खाना। अभी भी हरियाणा में तो खाना बनाया जाता है। अभी पीछे एक रील वायरल थी, देखा, एक खाने में कुछ गड़बड़ निकली तो प्रिंसिपल और खाना बनाने वाली आपस में इतनी लड़ी, वो गिरते गिरते झाड़ियों में उनकी वीडियोस वायरल हो गई कि भाई क्या लड़ रही है महिलाएं, और पास वाले कह रहे हैं छुड़ाओ, कोई छुड़ा ही नहीं रहा, लड़े जा रही है। खाने का डिस्प्यूट था लेकर। इसके बाद सेकेंड हाफ में ऊपर आ जाओ। हरियाणा में नेहरू युवा केंद्र, ये ना बेटा, जब पंडित नेहरू की डेथ हो गई, उनकी बेटी का राज आया लंबा,
तो इंदिरा गांधी जब जीत कर आई ना 1967 में और 1971 में, यहाँ के बाद इंदिरा सर्वे सर्वा बन गई, यानी जो मैं सोचूं वही हो। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये तक कह दिया था एक बड़े आदमी ने। यहाँ जाके इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से सोचा कि मेरे पिताजी का नाम पकना चाहिए, बढ़िया नाम हो मेरे पिताजी का, तो उन्होंने पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र खुलवा दिए। ये क्या थे बेटा? एक तरह के स्किल सेंटर हर जगह खुलवा दिए कि नाम रख दिया, यहाँ जाओ, यहाँ उस टाइम पे जैसे टाइपिंग सिखा दी या कुछ भी इस तरह का छोटा मोटा काम जो उस जमाने की नीड थी। आज मैं कहूँ तो एआई सिखा दें, लेकिन उस टाइम पे एआई तो था नहीं, तो इस तरह की छुटपुट स्किल्स कि इन बच्चों को कुछ काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, ये बिगड़े ना, गलत कामों में ना फंसे। तो क्या नाम रख दिया इनका? नेहरू युवा केंद्र। ये पढ़ के देखो अब आगे। तो नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना, अंडरलाइन करना, 14 नवंबर, क्योंकि नेहरू का जन्मदिन होता है, 1972। इंदिरा गांधी पीएम थी, तो अपने पिताजी के नाम पर गुड़गांव और करनाल में, टिक कर लो, पहले युवा केंद्र बने थे हमारे यहाँ नेहरू युवा केंद्र। 72 में गुड़गांव और करनाल में। 76 बस अब पढ़ो, 76 में रोहतक अंबाला, 86 में सिरसा भिवानी, मतलब पूरे राज्य में खोल दिए। कौन से? नेहरू युवा केंद्र। कौन पीएम थी तुम्हारी? हाँ, जरूर ये काल रहा होगा बंसीलाल वाले राज का। नेक्स्ट पढ़ना, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU और IIT दिल्ली का कैंपस है। अंडरलाइन करो और बोर्ड पर देखो। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ इंडिया में सबसे बेस्ट नंबर 1 यूनिवर्सिटी लॉ की, तो OP जिंदल। OP जिंदल ये बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, OP जिंदल। मैंने आपको बताया था गूगल पे इसके खर्चे पढ़ लेना, ये सिर्फ LLB या LLM कराने के करोड़ रुपए ले लेते होंगे 4 साल 5 साल में। ये बेटा बेस्ट है क्योंकि अगले पैसा भी तो लेते हैं, अगले मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा ऑडिटोरियम, महंगे लोगों को बुलाना, रिसोर्स पर्सन बुलाना, क्योंकि देखो जब पैसा लेंगे तो सुविधा भी दे सकते हैं। इसकी टक्कर में हम अपने देश की बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटीज को मानते हैं NLU। ये एक नहीं है, ये बहुत सारी हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अगर शब्द में N आ गया मतलब ये किसकी है? देश की। अगर देश की है तो इसमें किसका पैसा लगा है? ये कंपैरेटिवली सस्ती है, ये सस्ती फीस लेगी, लेकिन बेटा जो सस्ती फीस लेंगे वो वैसी सुविधा दे नहीं पाएंगे। उनका ऑडिटोरियम में जाले लगे होंगे जगह जगह, कोई ट्यूबलाइट लबजब करके बंद हो जाएगी, वहाँ आधी बार साउंड सिस्टम खराब होगा, इनके जैसी सुविधाएं मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पर हर कोई तो यहाँ नहीं जा सकता ना बेटा, इसलिए अब किसी को लॉ पढ़ना है, इच्छा है भाई लॉ पढ़ना है, बहुत तगड़ा पीछे पैसा नहीं है, तो फिर उनके लिए ये बेस्ट है। NLUs में पेपर होता है, यहाँ पेपर उस लेवल का नहीं है, यहाँ पैसा मेन है, पेपर भी होता है, फॉर्मेलिटी है, इंटरव्यू इंग्लिश वगैरह चेक करते हैं, पर यहाँ बेटा मेन चीज होती है पैसा, डोनेशंस, आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं। यहाँ आपको प्रॉपर पेपर देना पड़ेगा, और लॉ के जितने बच्चे तैयारी करते हैं ना सब तगड़े होते हैं, सब पढ़ के आते हैं। इसमें करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जो भी मतलब मेन है आजकल की चीजें, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आता है। यहाँ आने का मतलब है आप में काबिलियत है, और यहाँ आने का मतलब आप में काबिलियत भी है प्लस आपके पास ढेर पैसा भी है, और हमारे हरियाणा के सोनीपत में दोनों हैं, NLU भी है और OP जिंदल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको पता है, इस देश में सबसे बड़े संस्थानों में नाम आता है IITs का और NIT का। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर नाम में इंडियन है इसका मतलब इसमें किसका पैसा लगा है? टैक्स का। अगर नाम में नेशनल है मतलब टैक्स का। ये बेटा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं है, यहाँ जाने के लिए जी जान एक करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आप सबने देखा होगा IIT के लिए लोग 9वीं क्लास से ही बच्चों को पीछे कि नहीं तुम्हें IIT क्रैक करना है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दिन रात एक कर दे। ये जो कोटा भरा पड़ा है ये इसी के लिए तो भरा पड़ा है, IIT के लिए। IIT देश में लिमिटेड है, इसमें नंबर आना नामुमकिन के बराबर है बेटा, बहुत कम बच्चों का नंबर आता है, और जो इसमें नहीं आ पाता फिर वो कोशिश करते हैं कि NIT में आ जाए। दोनों सेम काम करते हैं। देखो इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का, ये आपको तकनीक से जोड़ेगा, तभी जाके बड़े बड़े इंजीनियर्स बनते हैं, लेकिन उसके नाम में इंडियन है और ये नेशनल, ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। नंबर 2, हम हरियाणा में IIT एज सच अभी तक नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन IIT का एक कैंपस का एरिया एक्सटेंशन हमने अपने यहाँ बनवा लिया। वो मेन IIT दिल्ली कहलाती है, आपका नाम नहीं है उसमें, उसका है IIT दिल्ली का एक्सटेंशन है, एक छोटा सा पार्ट कि भाई वहां जमीन कम थी तो यहाँ बना लो। और NIT भी दिल्ली है, उसका एक पार्ट आप जब अगर नरेला से सोनीपत की तरफ आते हैं तो आपको आते वक्त लेफ्ट हैंड साइड में बढ़िया सा लिखा मिलता है वहां NIT ऊपर। तो ये दोनों का, इनमें मेन आपका कोई सा नहीं है। आपके यहाँ जो मेन बनाया गया
वो IIIT बना दिया सोनीपत में, और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी की बात तो करता है, लेकिन बीच में क्या ले आया, इंफॉर्मेशन। वो दोनों सिर्फ तकनीक की बात करते हैं, थोड़ा सा अंतर है इनमें। इनके साथ एक और बता दूं, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जो लोग MBA कर लेते हैं कहीं से भी, तुमने देखा होगा MBA करके भी 15-18 हज़ार की नौकरी मिलती है। बेटा मैनेजमेंट रियलिटी में सीखना बहुत टफ काम है। IIM का यही काम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको सरकार चलाती है। तो इनमें रुपया बच्चे को कम देना पड़ता है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड बढ़िया मिलता है। IIM मैनेजमेंट के कोर्सेज कराता है, और यहाँ से निकलने वाले लगभग बच्चों को कई लाख के या करोड़ के पैकेजेस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एंट्री बहुत टफ है, इसका पेपर का लेवल बहुत हाई होता है। उसकी इंग्लिश, उसका मैथ्स, उसकी रीजनिंग, उसके करंट को कर पाना मजाक नहीं है। हमारा लेवल तो बेटा जो हम पढ़ते हैं ना, ये बहुत नीचा है, इससे बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश और हायर लेवल की चीज़ें आती हैं इनमें। हम बहुत प्राउड से कहते हैं हमारे यहाँ ये है। कहाँ पर? रोहतक। IIM हमारा इकलौता एक है रोहतक में। IIT हमारा अपना नहीं है, एक्सटेंशन का पार्ट हमारे यहाँ बना दिया। IIIT हमारे यहाँ बनाया गया, IIT नहीं बनाया गया, नहीं NIT। NIT भी दिल्ली का ही पार्ट है। क्लियर सबको ये? ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं आज का लास्ट जल्दी से। केंद्रीय विद्यालय हो गया, सर्व शिक्षा, मिड डे मील, नेहरू युवा केंद्र। चलो आगे पढ़ो। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है NLU, और IIT दिल्ली का कैंपस है। अब ये कैंपस क्या तुम्हारी IIT हरियाणा है? नहीं, हरियाणा में कोई IIT है ही नहीं। ये दिल्ली को जगह कम पड़ रही होगी, उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा हमसे ले लिया। पर इससे पता क्या होता है बेटा, आसपास के बच्चों के मन में मोटिवेशन आएगा कि ये लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कहीं आसपास स्कूल कॉलेज होता है, उसके आसपास के क्राउड पे फर्क पड़ता है, तो हमने इनका अपना कैंपस बनवा लिया। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल पता है कौन सी क्लास से एडमिशन होते हैं? 6ठी से। कई बार हमारे यहाँ नहीं बच्चे आते हैं छोटे छोटे, सैनिक क्लास के लिए बेटा, सैनिक स्कूल के लिए देखो 5वीं तक बच्चा रहता है अपने घर में। अगर उसने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ाई की है तो 6th में इसके पास ऑप्शंस आते हैं। जैसे हरियाणा का बच्चा राइस स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी कर सकता है, जहां स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, प्लस पढ़ाई भी अच्छी है। और राइस स्पोर्ट्स स्कूल में पेपर के बाद ही एंट्री होती है, कॉम्पिटिटिव पेपर है बेटा इन सबका। इसके अलावा हरियाणा में कोई भी बच्चा चाहे 5वीं करते करते तो सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकता है। इसका पेपर भी वही मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी टाइप की चीजें आती हैं। सैनिक स्कूल 6ठी क्लास में बच्चे को लेता है, और बेटा ये थोड़ा सा टफ है। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे के, ये तो कंपैरेटिवली लीनियंट है क्योंकि इनका मेन फोकस खेलना है, लेकिन इनका मेन फोकस है सैनिक तैयार करना। नाम देखो ना, सैनिक स्कूल। और ये कोशिश करते हैं कि इनके 6ठी क्लास से एक बच्चे की आदतें बनती हैं। सुबह उठना, किस टाइम पे खाना खाना है, कम खाने से भी ज्यादा ताकत ले लेना, लेट नाइट तक, बहुत लंबे टाइम तक उठे ना रहना, बहुत ज्यादा शरीर को बिल्कुल ऐसे कि फौलादी, प्लस पढ़ाई, तो डबल काम करवाते हैं ये, शारीरिक भी मानसिक भी। इन बच्चों को जब ये अपने यहाँ एडमिशन देते हैं तो उनकी उम्र होती है 11 साल। 11 साल बेटा बिल्कुल कच्ची उम्र है, लेकिन 11 से जब ये उनको अपने पास रखते हैं और ट्रेंड करते हैं तो वो लगभग 18 के, 17 प्लस के हो जाते हैं। जो बच्चे इस टाइम पर सही हाथों में रह गए, वो 100% चांसेस हैं कि वो बेहतरीन इंसान बनेंगे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग देने वाले कोई नॉर्मल PTI नहीं होते हैं। इनको जो ट्रेंड कर रहे होते हैं ना, वो खुद NDA, CDS में जो कितने कितने साल सर्विसेज कर चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और बड़े रैंक के अधिकारी, वो आते हैं बेटा इनको डील करने के लिए। तो किस टाइम पे उठना है, क्या खाना है, कितना न्यूट्रिशन, कितना प्रोटीन, कितनी ओवर ईटिंग नहीं करनी, ये सब इनको जैसे होता है ना कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसे नहीं, बहुत डिसिप्लिन, बहुत निखरे हुए और अलग से दिखाई देते हैं ये बच्चे। इसके अलावा एक ऑप्शन है हमारे पास, हम मिलिट्री स्कूल्स में बच्चों को भेज सकते हैं। मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल अलग अलग हैं बेटा, ये और टफ होते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल है ही चुनिंदा, और यहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी बोलते हैं बेटा इसको, राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी के स्कूल्स चलते हैं ये। तो ये सैनिक से और टफ है। ये तीनों ही इंसान को बेहतर बनाते हैं, बचपन में पकड़ लेते हैं 10 साल के बाद से, लेकिन इनका मेन फोकस रहता है स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स वाले को भी डाइट पे काम करना पड़ेगा, शरीर पे काम करने पड़ेगा। ये मेनली तैयार करते हैं NDA, CDS, ये दोनों। इनसे निकले हुए लड़के लड़कियां
लड़कियों के लिए तो पहले थे ही नहीं, बाद में अब कुछ विंग्स में कर दिया। यहाँ से जो बच्चा निकल गया ना, उसको बहुत फायदा मिलता है जब वो CDS का या NDA का इंटरव्यू देता है। अगर वो सिर्फ ये दिखा देता है कि मैंने 12वीं मिलिट्री अकादमी से, मिलिट्री स्कूल से की है या सैनिक स्कूल से, तो आप ये मान के चलो वहां बैठे मैक्सिमम लोगों के मन में आ गया कि ये लड़का तो ट्रेंड है, तैयार है, क्योंकि उसकी तो हैबिट्स बढ़िया बनी हुई है ना उसको सुबह उठने के लिए दिक्कत आए, ना उसको कम खाने से ज्यादा ताकत कैसे लेनी है ये समझाना पड़े, उसके उठने बैठने, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन ऑलरेडी है। 5% काम करना है इन स्कूलों के लड़कों के ऊपर। लेकिन कोई नॉर्मल स्कूल से लड़का आया, 18 साल, खाने का तरीका बिगड़ा हुआ है, बैठने उठने का टाइम अलग है, तो उसको पूरा ट्रेंड करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा प्रेफरेंस में रखे जाते हैं यहां से निकले हुए बच्चे। ठीक है, जल्दी से पढ़ लो, ये बस लास्ट पढ़ रहे हैं। तो हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल हैं। कुंजपुरा, करनाल, 1961। यहाँ लिखो देश का पहला, सबसे पहला देश का। 5 स्कूल खुले थे, उनमें से पहला हमारे यहाँ खुला था, देश का पहला, कुंजपुरा, 1961। इस टाइम पे आपका PM कौन था? नेहरू के टाइम पे खुले थे सैनिक स्कूल, अब तक चल रहे हैं, अब 3 बन गए आपके। नेक्स्ट पढ़ना, रेवाड़ी में 2008 में खुला, ये तो बहुत पुराना नहीं है, तुम लोगों के जब तुम बहुत छोटे 1-2 साल के थे तब बना। और मातनहेल झज्जर में प्रस्तावित नवनिर्मित, अभी इसने काम शुरू नहीं किया बेटा, गूगल पे कहीं इसके बारे में ज्यादा नहीं है, तो 2 प्रॉपर चल रहे हैं। कौन कौन सा? कुंजपुरा और रेवाड़ी का। कौन सा लगभग काम उस पर है? मातनहेल। मातनहेल कहाँ है? झज्जर। शहीदों का शहर किसे कहते हैं? झज्जर को। शहीदों का शहर 2 इलाके हैं हमारे, वैसे मतलब शहीदों की जो पहचान है, एक रेवाड़ी और एक ये वाला, तो दोनों में बना दिए। अगला टिक कर लो, कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कुरुक्षेत्र, इसको मैं समझाऊंगी कल। एक लास्ट में देखो हेडिंग देख लो, जवाहर नवोदय, बीच वाले छोड़ दो, कल समझाऊंगी। जवाहर नवोदय विद्यालय, अंडरलाइन करना, JNV लिखो, जवाहर नवोदय विद्यालय को JNVS, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति है बेटा, पढ़ो। स्थापना मानव संसाधन विभाग, अंडरलाइन करो, HRD लिखो यहाँ, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 1986 यहाँ लिख लो, किसका नाम लिखो, कौन PM था वो? राजीव गांधी। 86 में नई एजुकेशन नीति आई थी बेटा, राजीव गांधी, अंडरलाइन करना आगे। 6 से 12 रेजिडेंशियल है ये, 6 से 12। फिर पढ़ो, कुल 20 जवाहर नवोदय विद्यालय है, यहाँ लिखो फटाफट से। हाँ, ये एक चीज लिखो फटाफट से, यहाँ लिखो ग्रामीण प्लस प्रतिभाशाली। हाँ बेटा भी रुक जा, ग्रामीण प्लस प्रतिभाशाली लिख लिया। और लिखो 33% कोटा आरक्षण लड़कियों के लिए, ग्रामीण हो, प्रतिभाशाली हो, 33% लड़कियों के लिए। इसको 20 को 21 कर लो, और हो सकता है पेपर तक ये 22 भी हो जाए। नंबर नहीं पूछेंगे बेटा, क्योंकि स्कूल्स की संख्या एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल होता है, रोज जाके तो कोई गिनता नहीं, बढ़ और घट सकते हैं। पर इससे हमें पता चला कि हमारे यहाँ KVS और JNV बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? हाँ, HRD। अब किसके अंडर आ गए? एजुकेशन। कौन है तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। चलो अगला बस टिक कर लो, IIT विंग प्रथम बाड़सा झज्जर IIT कैंपस। एक्चुअली पता है क्या, IIT दिल्ली जो है ना, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट सुना है तुमने? हमारे झज्जर में ना, उस कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया बेटा, ध्यान से सुनो। IIT दिल्ली ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, IIT का मतलब इंडियन और नेशनल का मतलब भारतीय, दोनों सरकारी होंगे ना। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे झज्जर में है, उसने IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेशन किया IIT ने, कि भाई हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करेंगे इस फील्ड से जुड़े भी वो रिसर्च करेंगे, तो हम तुम्हारे, क्योंकि हम भी सरकारी संस्थान, तुम भी, तो तुमसे पूछेंगे कि बताओ IIT दिल्ली के कैंपस ने हरियाणा में झज्जर में किसके साथ कोलैबोरेशन या काम करना है, तो तुम टिक मार्क करोगे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ये टिक कर लो, यहाँ लिख लो IIT विंग, जहां लिखा है ना यहाँ लिखो कोलैबोरेशन विद नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। 50 एकड़ में बना हुआ है बेटा, उसमें से 1-2 एकड़ इनको भी दे देंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। 2022 में बना था 50 एकड़ में, 50 एकड़ 2022। तो IIT तुम्हारे यहाँ नहीं है, IIT हरियाणा नहीं है कोई भी, IIT दिल्ली के कैंपस ने किसके साथ बातचीत की कि हमारे बच्चों को कुछ सिखा देना? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। इनमें से कोई प्राइवेट है, दोनों सरकारी है। हाँ, कहाँ है ये कैंसर वाला? बाड़सा झज्जर में। अगलों के पास कितनी जमीन है? 50 एकड़। वो जमीन हमारी तो होगी हरियाणा की, लेकिन हरियाणा के नाम पे कोई सा नहीं है, एक का नाम नेशनल, एक का नाम इंडियन। चलो बीच वाले टॉपिक कल समझा के पढ़ाऊंगी।